वंस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th का 7 चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बेसिकली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर है और इसमें आज हमें एड्स से शुरू करना है। ठीक है, इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जो ये वर्ड एड्स है, इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? जैसे हम सिम्टम्स बोलते हैं तो उसमें कुछ डिफाइंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन जो सिंड्रोम है उसका मतलब है बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, जो पूरी ज़िंदगी भर रहता है, जिससे कि क्या होता है, लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज़ नॉट अ कॉन्जेनिटल डिजीज़। ठीक है, ये आपका जन्म के समय से नहीं है, ये बेसिकली एक्वायर्ड किया हुआ डिजीज़ है। सबसे पहले 1981 में एड्स को रिपोर्ट किया गया था, देखा गया था, और लास्ट 25 ईयर्स में और ये इसने मतलब मिलियंस ऑफ लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ठीक है, 25 मिलियन लोग जो हैं वो इससे मर चुके हैं। अब जो एड्स है वो आपका होता कैसे है? तो एक वायरस है जिसका नाम है HIV वायरस, हम लोग बोलते हैं HIV बोलते हैं, जो कि आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। यह आपका मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस, जिसको हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विच हैव एन एनवेलप। ठीक है, इसके में एनवेलप होता है जिसमें कि RNA जीनोम होता है। अब जो HIV का ट्रांसमिशन है, अब ये फैल कैसे सकता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, ताकि एक तो अवेयरनेस के लिए भी कि हमें ना चीज़ों के बारे में पता इसलिए भी करना चाहिए, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं कि पेपर में आएगा तो मार्क्स लाने, नहीं, बल्कि इसलिए भी करना चाहिए ताकि हम अवेयर रहें चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो पहला है कि आप अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपके बॉडी का फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, मतलब अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन के, या फिर अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड हो गया या कोई नीडल उसके द्वारा यूज़ की गई है और उसको आपने भी यूज़ कर लिया है, तो वो ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाता है। ठीक है, कंटामिनेटेड ब्लड, या उसने अगर किसी का आपने ब्लड लिया है जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके ट्रांसफ्यूजन से हो जाएगा। आप उससे अगर नीडल शेयर कर रहे हैं, जैसे कि जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज़र होते हैं ना, जो सीधे अपने इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं ड्रग्स वगैरह, तो उनमें चांसेस होते हैं होने के। या फिर अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसके बच्चे को भी प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है। ठीक है, सो पीपल जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं इसके, वो लोग हैं जो कि आपका मल्टीपल, जिनके सेक्सुअल पार्टनर्स बहुत सारे हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो ड्रग्स को अपने वेन्स के थ्रू लेते हैं या इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं। ठीक है, या फिर वो इंडिविजुअल जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वो पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, और उसी लिए वो बिना कुछ चेक किए हुए कहीं से भी किसी भी सिरिंज का यूज़ करके, जो आजकल कहीं देखेंगे, अगर आप कभी भी जाएं हॉस्पिटल में, जैसे ब्लड डोनेट करना हो या कोई भी चीज़ करनी हो, तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो जो सिरिंज वो आपका जिससे ब्लड लेंगे वो बिल्कुल पैक्ड हो, वो बिल्कुल अभी आपके सामने फाड़ के फिर आपको वो कर रहे हो। ठीक है, तो चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर। तो आपको पता है कि वाई डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आप वो कंडीशंस पता कीजिए कि क्यों लोगों को बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कि HIV या जो एड्स है वो सिर्फ टच से, फिज़िकल टच से नहीं फैलता, ये बॉडी के फ्लूइड से फैलता है। ठीक है, इट इज़ हैंस इम्पेरेटिव फॉर द फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग कि जो HIV इन्फेक्शन है आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली और सोसाइटी। मतलब वो बंदा जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल समाज से अलग कर दो, बिल्कुल जैसे लोगों की थोड़ी सी सोच होती है। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज़ अ टाइम लैग। देखो, अगर जैसे किसी को आज इन्फेक्शन HIV वाला जो वायरस है उसकी बॉडी में एंटर कर गया है, तो आज अगर हुआ है तो 10 साल 5-10 साल लग जाते हैं वो सिम्टम्स दिखने में। ठीक है, तो बहुत बड़ा टाइम लैग होता है बीच में। अब हम एक बार देख लेते हैं कि रेट्रो वायरस जो है ये कैसे आपका रेप्लिकेशन करता है। ये आपका रेट्रो वायरस है। ठीक है, हमने देखा था इसके बाहर जो है वायरल RNA का कोर है। ठीक है, वायरल प्रोटीन कोड। अब ये क्या करेगा, ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब ये आपका एनिमल सेल दिखाया हुआ है, ये एनिमल सेल है पूरा, इसमें ये वायरल DNA जो है वो एंटर, मतलब आपका ये जो RNA वाला था
जीनोम वो आपका वायरल डीएनए उससे प्रोड्यूस हुआ है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इसका क्या है, जैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा कि डीएनए से जब आपने सेंट्रल डोग्मा अगर पढ़ा हो कि डीएनए से आरएनए जब बनता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनने लगे, मतलब उल्टा होने लगे, तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस का यूज़ करके ये जो आपका वायरल आरएनए का जो जीनोम था वो आपका कन्वर्ट हो गया किस में, वायरल डीएनए में। अब ये जो डीएनए है ये आपका होस्ट के जीनोम में इंट्रोड्यूस कराया गया। ठीक है, ये आपका होस्ट का जीनोम है, इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर नया आरएनए प्रोड्यूस हुआ इन्फेक्टेड सेल से, मतलब जिस सेल को इन्फेक्ट किया उससे नया आरएनए बना। ठीक है, अब ये आरएनए बन गया, अभी आगे चल के और वायरसेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ऐसे ही फिर न्यू वायरस जो है वो दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा। जैसे इस सेल को कर लिया, ऐसे ही कर करके मतलब एक तरीके से ना आपकी बॉडी का मैकेनिज़्म टेक ओवर करके, और फिर वो अपना ही, मतलब फैक्ट्री होती है ना कि आपकी बॉडी के मैकेनिज़्म को उन्होंने अपनी चीज़ बनाने के लिए यूज़ कर लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको प्रॉपर वर्ड्स में देख लेते हैं। तो देखो, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, जब पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है तो वायरस आपका मैक्रोफेज में एंटर करता है, जहाँ पे आपका आरएनए जीनोम जो होता है वायरस का वो आपका वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, या विद द एंजाइम आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। ठीक है, और प्रोसेस क्या है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। और जो ये जो वायरल डीएनए है फिर आपका होस्ट के सेल डीएनए के साथ मिल जाता है और इन्फेक्टेड सेल्स को फिर वो डायरेक्ट करेगा, मतलब उसको दिशा दिखाएगा कि और वायरस पार्टिकल्स बनाओ। फिर जो मैक्रोफेज है वो आपका वायरस प्रोड्यूस करने लगेगा और इस तरीके से वो एचआईवी की फैक्ट्री बन जाएगी। अब फिर एचआईवी आपका टी जो हेल्पर सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट जो हमने पढ़ा है, वो रेप्लिकेट करेंगे और वो भी फिर वायरस की प्रोजेनी बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और फिर ये आपके ब्लड में रिलीज़ हो जाएगा और बाकी के जो दूसरे टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको ये अफेक्ट करने लगेगा। इससे क्या होगा, बहुत तेज़ी से गिरावट आएगी जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और आपको भी पता है ये सब इम्यूनिटी वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या होगा, जो पर्सन की इम्यूनिटी है वो बहुत कम हो जाएगी कि उसको हल्का सा भी कुछ होगा ना तो उसकी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस पीरियड के दौरान पर्सन को बहुत ज़्यादा फीवर आते हैं रह के, डायरिया, उसका वेट लॉस हो जाता है, और टी हेल्पर जो टी लिम्फोसाइट्स के जो सेल्स हैं उनके डिक्रीज़ होने की वजह से जो पर्सन है वो इन्फेक्शन से सफ़र करने लगता है, क्योंकि दैट कुड बी अदरवाइज ओवरकम, सच है जैसे वो जो बैक्टीरिया हैं, स्पेशली माइक्रोबैक्टीरियम हो गया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट, टॉक्सोप्लाज्मा। अब जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया है, उसमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, जिससे कि वो अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। ठीक है, एक टेस्ट होता है एड्स के लिए, इसको याद रखिएगा, एलिसा बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, और एचआईवी का जो ट्रीटमेंट है वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आते हैं, लेकिन ये आपके पार्शली इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, पेशेंट की लाइफ को तो बढ़ा सकते हैं लेकिन डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकते, जो वैसे भी आनी ही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रिवेंशन देख लेते हैं कि आप प्रिवेंशन तो ले सकते हैं ना, बेशक क्योर एड्स का नहीं है लेकिन प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो आपका ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैसे फैलता है, आप जो जानबूझ के जो हरकतें करते हैं ना उसी से फैलता है। इट्स नॉट समथिंग कि ये आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे निमोनिया, टाइफाइड हो जाते हैं, ये आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो इन्फेक्शन, ये जो है इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स, न्यूबॉर्न जो मदर से जिनको हुआ है, या फिर ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। अब ओनली एक्सक्यूज़ क्या हो सकता है, मे बी इग्नोरेंस, और ऐसा सही कहा गया है कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, कि इग्नोरेंस से मत मरिए। हमारी कंट्री में आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाको बोलते हैं, एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़ वगैरह होते हैं जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं इस फील्ड में। WHO ने भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, एचआईवी इन्फेक्शंस को कैसे रोका जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। मेकिंग ब्लड, जो आप ब्लड बैंक से सेफ फ्रॉम एचआईवी, इंश्योर करें कि सिर्फ डिस्पोजेबल नीडल या सिरिंज ही यूज़ की जाए पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज़, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स, और रेगुलर चेकअप कराते रहें फॉर एचआईवी। अगर लग रहा है कि हो सकता है तो ये सब हमें कराना चाहिए। इन्फेक्शन विद एचआईवी और हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, इसे छुपाना नहीं चाहिए सिंस देन, क्योंकि इन्फेक्शन जो है क्या हो सकता है कि अगर कोई छुपाएगा तो उसने फिर किसी और के साथ अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाए या फिर जो भी, तो उससे क्या होगा, उसको भी फैल जाएगा। ठीक है,
तो HIV और जो इन्फेक्टेड पीपल होते हैं उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, सिंपैथी की ज़रूरत है, इंस्टेड कि सोसाइटी उनको पूरी तरीके से त्याग दे और फिर उनको बहुत ज़्यादा जलील करे। इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइजेस इट एज अ प्रॉब्लम टू बी डील विद इन अ कलेक्टिव मैनर, ठीक है। अगर हम सब मिल के काम करेंगे ना तो जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब ये कि जब तक सोसाइटी इसको एज अ प्रॉब्लम नहीं लेगी ना तब तक चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसके फैलने के। इट इज़ अ मेलेफिट दैट कैन ओनली बी टैकल। इसे हम कैसे टैकल कर सकते हैं? जब हम सब साथ में आके मिल के काम करें तब हम इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कैंसर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट।